In the last lecture, we have discussed Raman effect. Now, today we are going to discuss the explanation of this Raman effect. In the previous lecture, we have also seen the explanation of Raman effect, but that explanation was actually the classical explanation. In this lecture, we will see how this Raman effect can be explained by the quantum theory. Actually, this quantum theory gives more appropriate explanation of Raman effect in comparison to the classical theory, because you have seen some of the drawbacks of the classical explanation of Raman effect. Such drawbacks are not found in quantum mechanical explanation of this Raman effect. So now let us start to see how we can explain this Raman effect by quantum theory. As you know, according to quantum theory, radiation or light is just a stream of small energy quanta, and these small energy quanta are called photons. आप जानते हैं कि जो लाइट है क्वांटम थ्योरी के हिसाब से वह छोटे छोटे एनर्जी के कणों से बना हुआ है, और वैसे एनर्जी के कणों को हम लोग फोटोन कहते हैं। अगर आप ये मान लें कि हमारा जो लाइट है उसका फ्रीक्वेंसी न्यू के इक्वल है, तो आपको पता है कि जो उस लाइट के प्रत्येक फोटोन का जो एनर्जी होगा, अगर आप उस एनर्जी को एप्सिलॉन कहते हैं तो दैट एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू, एंड यू नो हियर एच इज नोन एज प्लैंक्स कांस्टेंट, एंड एज न्यू इज इक्वल टू सी ओवर लेमडा, सो एनर्जी के एक्सप्रेशन को हम एच सी बाय लेमडा भी कह सकते हैं। और फिर 1 ओवर लेमडा इज नोन एज वेव नंबर, एज यू नो, सो 1 ओवर लेमडा को आप न्यू बार कह दीजिए, जिसको कहते हैं वेव नंबर। इसलिए ईच एंड एवरी फोटोन का जो एनर्जी है उसका एक्सप्रेशन आप लिख सकते हैं एच सी न्यू बार। तो या तो एनर्जी का एक्सप्रेशन एच न्यू लिखेंगे इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ आप उसको एच सी बाय लेमडा कहते हैं, और इन टर्म्स ऑफ वेव नंबर हम लोग उसको एच सी न्यू बार कहते हैं। ठीक है, तो लाइट के इंसिडेंट लाइट अगर किसी मान लो लिक्विड, ट्रांसपेरेंट लिक्विड या गैस या क्रिस्टल पर इंसिडेंट होता है, इसका मीनिंग क्या हुआ? क्वांटम थ्योरी के हिसाब से इसका अर्थ है कि आप उस पर एक स्ट्रीम ऑफ फोटोन को इंसिडेंट करा रहे हैं। अब इस इंटरेक्शन के समय लाइट का जो फोटोन है उसका कॉलिजन होता है हमारे स्कैटरर के मॉलिक्यूल के साथ। लाइट जब फॉल करेगा स्कैटरर पर, जो स्कैटरर कोई ट्रांसपेरेंट लिक्विड, गैस या क्रिस्टल हो सकता है, तो उस स्कैटरर का जो मॉलिक्यूल है उसके बीच और इंसिडेंट लाइट के फोटोन के बीच कॉलिजन होगा। अब ये जो कॉलिजन है एक्चुअली दो तरह का हो सकता है, आप जानते हैं। एक को आप कहते हैं इलास्टिक कॉलिजन और दूसरे को कहते हैं इन इलास्टिक कॉलिजन। ठीक है, इनफैक्ट इलास्टिक कॉलिजन जब मॉलिक्यूल और फोटोन के बीच होगा तो उससे तो एक ही तरह की घटना होगी, लेकिन जब इन इलास्टिक कॉलिजन होता है बिटवीन द मॉलिक्यूल एंड द फोटोन, देन देयर मे बी टू टाइप्स ऑफ फेनोमेना, दो तरह की घटनाएं होगी। क्या क्या घटना होगी? उस कॉलिजन के बाद जो स्कैटर्ड लाइट होगा उसका फ्रीक्वेंसी या वेव नंबर क्या होगा, इसी बात को अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिए, नॉर्मली जो हमारा स्कैटरर है उसका जो मॉलिक्यूल है वह सामान्य तौर पर उसके ग्राउंड स्टेट में लोवेस्ट एनर्जी के स्टेट में सिचुएटेड होता है। यद्यपि कुछ मॉलिक्यूल ऐसा भी हो सकता है जो कि एक्साइटेड स्टेट में हो, तो जब आप स्कैटरर कंसीडर करते हैं तो आप यह समझिए कि उसका जो मॉलिक्यूल है वह मोर और लेस पहले ग्राउंड स्टेट में है, और या कुछ मॉलिक्यूल, ए फ्यू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मे बी इन सम एक्साइटेड स्टेट। अब उसी मॉलिक्यूल के साथ जाके कॉलिजन हो रहा है इंसिडेंट फोटोन का।
अगर यह कोलिजन इलास्टिक होगा तो क्या घटना होगी? आप जानते हैं कि इलास्टिक कोलिजन होने का मतलब है कि जिस मॉलिक्यूल, मान लो कि ये ग्राउंड स्टेट में कोई मॉलिक्यूल है और फोटोन आकर के इसको हीट करता है, इससे कोलाइड करता है। इफ द फोटोन कोलाइड्स विद दिस मॉलिक्यूल elastically, collision is elastic, then actually there is no change in energy of the molecule in this ground state. मॉलिक्यूल की एनर्जी में कोई चेंज नहीं होता है। कोई चेंज नहीं होने का क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ एनर्जी बिटवीन द फोटोन एंड द मॉलिक्यूल। फोटोन जिस एनर्जी से इंसिडेंट होता है, स्ट्राइक करता है मॉलिक्यूल को, आफ्टर कोलिजन ये जब स्कैटर्ड होगा तो उसका एनर्जी वही रह जाता है जो कि इंसिडेंट फोटोन का था। मतलब न तो एनर्जी बदला मॉलिक्यूल का और न ही बदला फोटोन का, लेकिन फोटोन स्कैटर्ड हो जाता है। इसलिए आप समझ सकते हैं कि जो स्कैटर्ड फोटोन होगा उसका फ्रीक्वेंसी या उसका वेवलेंथ या उसका वेव नंबर उस रेडिएशन का वही होगा जो कि इंसिडेंट का होगा। ठीक है, इसलिए हमने यहाँ मेंशन किया कि फोटोन गेट्स स्कैटर्ड विथ इट्स एनर्जी अनचेंज्ड, उसका एनर्जी बिना बदले ही वह स्कैटर्ड हो जाता है। इसलिए ऐसी स्थिति में जो हमारा स्कैटर्ड रेडिएशन है उसका फ्रीक्वेंसी या वेव नंबर नहीं बदलता है, बल्कि वह वही रहता है जो कि इंसिडेंट लाइट का फ्रीक्वेंसी या वेव नंबर है। इनफैक्ट ऐसे स्कैटर्ड स्पेक्ट्रल लाइन को ही आप रेले लाइन कहते हैं। तो आपने देखा था कि रमन इफेक्ट में एक स्पेक्ट्रल लाइन मिलता है जो अनडिस्टर्ब पोजीशन पर होता है, जो इंसिडेंट लाइट का फ्रीक्वेंसी होता है वही फ्रीक्वेंसी, वही वेव नंबर और वही वेवलेंथ उस स्पेक्ट्रल लाइन का भी होता है। तो ये स्पेक्ट्रल लाइन क्वांटम थ्योरी के हिसाब से एराइज होता है ड्यू टू द इलास्टिक कोलिजन बिटवीन द मॉलिक्यूल एंड द फोटोन। ओके, हम उम्मीद करते हैं कि आपने बातों को समझा होगा। सिंपल सी बात है कि इलास्टिक कोलिजन होने का मतलब है कि फोटोन न तो मॉलिक्यूल को एनर्जी देता है और न ही मॉलिक्यूल से एनर्जी लेता है। इसलिए एनर्जी स्टेट नहीं चेंज किया मॉलिक्यूल का भी और न ही फोटोन का, लेकिन फोटोन स्कैटर्ड हो गया आफ्टर कोलिजन। सो द एनर्जी ऑफ द स्कैटर्ड फोटोन रिमेन्स सेम एज दैट वाज द इंसिडेंट फोटोन, एंड देयरफॉर neither the frequency or wavelength or wave number of the photon gets changed। और ऐसे स्पेक्ट्रल लाइन को आप कहते हैं रेले लाइन। तो रेले लाइन का ओरिजिन कैसे हुआ, कैसे ओरिजिनेटेड हुआ, ये आपने समझा। ठीक है, हमने इस डायग्राम में दिखाया है कि देयर आर टू एनर्जी लेवल्स। आप देखिए ये जो लोवेस्ट हॉरिजेंटल लाइन है उसको हमने ग्राउंड स्टेट बताया है। इसमें प्रेजेंट मॉलिक्यूल का मतलब है कि वह ग्राउंड स्टेट में है, और उस स्टेट में अगर मॉलिक्यूल है तो उसका एनर्जी है ई डबल प्राइम। और फिर एक एक्साइटेड स्टेट कंसिडर किया है जिसमें अगर मॉलिक्यूल है तो उसका एनर्जी है ई प्राइम। इट मीन्स ई प्राइम एक्साइटेड स्टेट के कॉरस्पॉन्डिंग एनर्जी है, सो दिस विल बी ग्रेटर दैन ई डबल प्राइम। और यहाँ दिखाया कि अगर सपोज कर लो कि यहाँ कोई मॉलिक्यूल था ग्राउंड स्टेट में, फोटोन जिसका एनर्जी एच न्यू था वह आके इससे कोलाइड किया, स्कैटर्ड हुआ, लेकिन मॉलिक्यूल को उसने एनर्जी दिया नहीं, न ही उससे लिया, मॉलिक्यूल का एनर्जी सेम रहा और उसी फ्रीक्वेंसी, उसी वेवलेंथ, उसी वेव नंबर का स्कैटर्ड लाइन आपको मिला। इसलिए आप यहाँ देखिए कि हमने मेंशन किया है कि जो स्कैटर्ड फोटोन का एनर्जी है वह है एच न्यू, अथवा उसी को आप एच न्यू, एच सी न्यू बार कह सकते हैं, एंड दिस स्पेक्ट्रल लाइन इज कॉल्ड रेले लाइन। ओके, लेकिन जो फोटोन है उसका कॉलिजन हमारे मॉलिक्यूल के साथ, जो ग्राउंड स्टेट में मॉलिक्यूल है उसके साथ उसका कॉलिजन इनएलास्टिकली भी हो सकता है। But during the inelastic collision, the nature of the scattered light depends on the fact that
आइदर द मॉलिक्यूल वाज प्रेजेंट इन द ग्राउंड स्टेट और इन द एक्साइटेड स्टेट। तो यहाँ दो बात हो सकती है इनएलास्टिक कोलिजन के केस में। तो पहले लीजिए सपोज करिए कि हमारा जो मॉलिक्यूल है ग्राउंड स्टेट में, उसके साथ अब फोटोन का इनएलास्टिक कोलिजन होता है। मॉलिक्यूल कहाँ पर है? ग्राउंड स्टेट में, और उस ग्राउंड स्टेट के मॉलिक्यूल के साथ इंसिडेंट फोटोन का इनएलास्टिक कोलिजन होता है। ध्यान से सुनो, अगर ग्राउंड स्टेट में मॉलिक्यूल प्रेजेंट है और उस पर इंसिडेंट होता है एक फोटोन जिसका एनर्जी है एच न्यू और कोलिजन है इनएलास्टिक, तो ऐसे केस में होता क्या है कि फोटोन अपने एनर्जी का एक हिस्सा, एक पार्ट इम्पार्ट करता है मॉलिक्यूल को। मतलब मॉलिक्यूल एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा फ्रॉम द फोटोन। कितना एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा? तो एक्साइटेड स्टेट का एनर्जी दैट इज ई प्राइम और ग्राउंड स्टेट का एनर्जी दैट इज ई डबल प्राइम, इस दोनों का जो डिफरेंस है जिसको हम कहते हैं डेल्टा ई, एग्जैक्टली इतना ही अमाउंट एनर्जी का इंसिडेंट फोटोन से मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब कर लेता है और वह मॉलिक्यूल इस अमाउंट ऑफ एनर्जी को एब्जॉर्ब करके ट्रांजिट कर जाता है एक्साइटेड स्टेट में। मतलब जो मॉलिक्यूल है उसका एनर्जी अब बढ़ गया और वह ई डबल प्राइम से बढ़ करके ई प्राइम हो गया। उसके लिए उसने एनर्जी एब्जॉर्ब किया फोटोन से, इसका मतलब फोटोन का एनर्जी एग्जैक्टली उतना ही डिक्रीज कर गया। तो अब इस कोलिजन के बाद जो फोटोन स्कैटर्ड होगा उस फोटोन का एनर्जी क्या होगा? तो देखो, उस फोटोन का एनर्जी इंसिडेंट फोटोन का एच न्यू था, डेल्टा ई उसने मॉलिक्यूल को दे दिया, सो द एनर्जी ऑफ द स्कैटर्ड फोटोन विल बी व्हाट? दैट इज एच न्यू माइनस डेल्टा ई। इसलिए अब जो स्कैटर्ड फोटोन है उसका एनर्जी है एच न्यू माइनस डेल्टा ई। ओके, हम उम्मीद करते हैं कि आपने समझा इस बात को। बड़ा ही सिंपल सी बात है, ये कोई टफ कैलकुलेशन नहीं। ठीक है, तो एनर्जी ऑफ द स्कैटर्ड फोटोन दैट इज इफ इट इज एप्सिलॉन प्राइम देन दैट विल बी इक्वल टू एच न्यू माइनस डेल्टा ई। अब देखो, अब इस एनर्जी के कॉरस्पॉन्डिंग जो स्कैटर्ड रेडिएशन का फ्रीक्वेंसी होगा, व्हाट विल बी दैट? आप जानते हैं कि अगर हम सपोज कर लें कि स्कैटर्ड रेडिएशन का फ्रीक्वेंसी न्यू प्राइम है, तो दैट न्यू प्राइम विल बी एनर्जी ऑफ द फोटोन एप्सिलॉन प्राइम डिवाइडेड बाय एच। एप्सिलॉन बराबर एच न्यू होता है ना, तो न्यू प्राइम इक्वल टू एप्सिलॉन प्राइम बाय एच। बट व्हाट इज एप्सिलॉन प्राइम? यू हैव सीन दिस एप्सिलॉन प्राइम इज एच न्यू माइनस डेल्टा ई। तो एच न्यू माइनस डेल्टा ई को एच से डिवाइड कर दो, तो ये फ्रीक्वेंसी हो गया स्कैटर्ड रेडिएशन का। एच से दोनों टर्म को अलग अलग आप डिवाइड कर दीजिए। फर्स्ट टर्म में एच कैंसिल होगा, सो दिस विल बी न्यू, एंड सेकंड टर्म हो गया डेल्टा ई बाय एच। इसका मतलब इस कोलिजन से हमें जो स्कैटर्ड रेडिएशन मिल रहा है उसका फ्रीक्वेंसी क्या मिला? न्यू माइनस डेल्टा ई बाय एच। इसका मतलब न्यू स्कैटर्ड रेडिएशन का फ्रीक्वेंसी आप देख रहे हैं कि दिस इज लेस देन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट लाइट, उससे कम है। कितना से कम है? तो डेल्टा ई बाय एच से कम हो गया। अगर आप इस फ्रीक्वेंसी के बजाय इस इक्वेशन में स्कैटर्ड रेडिएशन का वेव नंबर फाइंड आउट करते हैं, तो वेव नंबर फाइंड आउट करने का मतलब क्या हुआ कि हम उसको लिख देते हैं न्यू प्राइम बार, दैट विल बी इक्वल टू न्यू बार एंड माइनस डेल्टा ई बाय एच सी। ध्यान दीजिए, डेल्टा ई बाय एच सी वेव नंबर में के टर्म में इस एक्सप्रेशन को आप ऐसे लिख सकते हैं। तो क्या देख रहे हैं आप कि जो वेव नंबर हो चाहे फ्रीक्वेंसी हो, वह हमारे स्कैटर्ड रेडिएशन का डिक्रीज कर गया। अगर कहेंगे फ्रीक्वेंसी डिक्रीज किया तो कितना से किया? डेल्टा ई बाय एच से, और वेव नंबर डिक्रीज किया डेल्टा ई बाय एच सी से। अगर फ्रीक्वेंसी और वेव नंबर डिक्रीज कर रहा है तो अगर तुम वेवलेंथ के टर्म में एक्सप्रेशन लिखोगे तो वह इनफैक्ट इंक्रीज करेगा, इतना ही से वह इंक्रीज करेगा। ओके,
अब देखिए, चूँकि स्कैटर्ड रेडिएशन का फ्रीक्वेंसी या वेव नंबर आप देखते हैं कि डिक्रीज कर गया। कितना से डिक्रीज किया? डेल्टा ई बाय एस से। एक्चुअली ऐसे स्पेक्ट्रल लाइन को ही आप कहते हैं स्टोक्स लाइन। आप इस डायग्राम में इस बात को देखिए कि हमने यहाँ पर दिखाया है कि ये जो मॉलिक्यूल था ग्राउंड स्टेट में या एक्साइटेड स्टेट में गया और स्कैटर्ड रेडिएशन का एनर्जी एच न्यू माइनस डेल्टा ई हुआ और उसका फ्रीक्वेंसी, इसी को आप डिवाइड कर देते हैं एच से, आपको फ्रीक्वेंसी मालूम हो गया। सो दिस रिप्रेजेंट्स द स्टोक्स लाइन। ओके, तो रमन, इसको आप रमन लाइन भी कहते हैं। तो इस स्पेक्ट्रम में एक तो पेरेंट लाइन के इक्वल ही फ्रीक्वेंसी का स्पेक्ट्रल लाइन मिला और दूसरा पेरेंट लाइन के फ्रीक्वेंसी से स्मॉलर फ्रीक्वेंसी का रेडिएशन मिला, जिसको हम लोग स्टोक लाइन कहते हैं। ठीक है, लेकिन ऐसा भी पॉसिबल है कि जब इनएलास्टिक कोलिजन होगा फोटोन का, तो ग्राउंड स्टेट में जो मॉलिक्यूल है उसके साथ कोलिजन नहीं हो करके एक्साइटेड स्टेट में जो मॉलिक्यूल है इंसिडेंट फोटोन, उसके साथ कोलिजन करता है। जैसे यहाँ हमने दिखाया इस फिगर में कि यहाँ ये जो डॉट है दैट रिप्रेजेंट्स ए मॉलिक्यूल इन द एक्साइटेड स्टेट। अब इस पर फोटोन स्ट्राइक करता है, मान लो फोटोन का एनर्जी है एच न्यू। अब इस केस में जस्ट रिवर्स घटना होती है। इस केस में जो हमारा फोटोन है वह इस मॉलिक्यूल को एनर्जी देता नहीं है, इस मॉलिक्यूल को एनर्जी देता नहीं है, बल्कि इस मॉलिक्यूल से वह एनर्जी एब्जॉर्ब करता है। बात समझ में आ रही है? ग्राउंड स्टेट में जब मॉलिक्यूल था उस पर फोटोन हिट किया था तो मॉलिक्यूल से को उसने एनर्जी इम्पार्ट किया था, मॉलिक्यूल चला गया था एक्साइटेड स्टेट में। अब जस्ट रिवर्स घटना हो रही है। इफ द मॉलिक्यूल इज ऑलरेडी प्रेजेंट इन द एक्साइटेड स्टेट and the photon strikes such a molecule, in that condition the photon absorbs energy from the molecule। यहाँ फोटोन एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। अब जब एनर्जी एब्जॉर्ब होगा मॉलिक्यूल से, निश्चित रूप से फोटोन का मॉलिक्यूल का एनर्जी डिक्रीज करेगा। कितना? इस दोनों लेवल के, इस दोनों स्टेट के एनर्जी का जो डिफरेंस है डेल्टा ई, इतना ही एनर्जी फोटोन एब्जॉर्ब कर लेता है और हमारा जो मॉलिक्यूल है वह एक्साइटेड स्टेट से ट्रांजिट होकर के ग्राउंड स्टेट में आ जाता है। तो अब ज़रा ध्यान से सोचो, जो फोटोन इंसिडेंट कराया उसने मॉलिक्यूल से एनर्जी एब्जॉर्ब किया, कितना के बराबर? डेल्टा ई। इसीलिए स्कैटर्ड फोटोन का जो एनर्जी होगा, बोलो वह कितना के बराबर होगा? अगर आप उसके एनर्जी को एप्सिलॉन डबल प्राइम मान लेते हैं तो एच न्यू तो ऑलरेडी उसका एनर्जी था और डेल्टा ई के इक्वल उसने एनर्जी एब्जॉर्ब किया। सो द एनर्जी ऑफ द स्कैटर्ड फोटोन विल बी एप्सिलॉन डबल प्राइम एंड दैट इज इक्वल टू एच न्यू प्लस डेल्टा ई। ओके, एनर्जी बढ़ गया फोटोन का। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग हमारे स्कैटर्ड रेडिएशन का अब जो फ्रीक्वेंसी होगा, इफ यू कंसिडर दैट वेरी फ्रीक्वेंसी बाय न्यू डबल प्राइम, देन व्हाट विल बी दैट? That will be epsilon double prime by h. But epsilon double prime, you have seen this is h nu plus delta e. So nu double prime will be h nu plus delta e divided by h. Okay? h से फिर दोनों टर्म को डिवाइड करो, दिस विल बी nu plus delta e by h. क्या देख रहे हैं आप? स्कैटर्ड रेडिएशन का जो फ्रीक्वेंसी है न्यू डबल प्राइम, नाउ दिस इज ग्रेटर देन न्यू बाय हाउ मच? कितना से ज़्यादा है? तो डेल्टा ई बाय एच अमाउंट से इंक्रीज कर गया फ्रीक्वेंसी। अगर आप फिर इस एक्सप्रेशन को वेव नंबर के टर्म में एक्सप्रेस करेंगे तो आप क्या लिख सकते हैं? वेव नंबर के टर्म में हम लिखेंगे स्कैटर्ड रेडिएशन का वेव नंबर न्यू बार डबल प्राइम विल बी इक्वल टू न्यू बार इंसिडेंट रेडिएशन का वेव नंबर है, प्लस डेल्टा ई बाय एच सी। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी हो चाहे वेव नंबर हो, दोनों इंक्रीज कर गया। अगर वेवलेंथ की बात करेंगे तो वह डिक्रीज कर जाएगा। एक्चुअली
इस समय जो स्कैटर्ड रेडिएशन मिल रहा है जिसका वेव नंबर या फ्रीक्वेंसी ग्रेटर है इंसिडेंट लाइट के फ्रीक्वेंसी या वेव नंबर से बाय दिस अमाउंट डेल्टा ई बाय एच, दैट इज कॉल्ड एंटी स्टोक्स लाइन। उसको क्या कहते हैं? एंटी स्टोक्स लाइन। तो अब आप इस बात को समझ रहे होंगे कि जो रमन स्पेक्ट्रम होता है उसमें एक स्पेक्ट्रल लाइन होता है जिसको तुम रेले लाइन कहते हो, और उस रेले लाइन का जो फ्रीक्वेंसी है, वेव नंबर है या वेव लेंथ है, वह एग्जैक्टली वही होता है जो कि इंसिडेंट लाइट का है। वह आपने देखा कि इलास्टिक कोलिजन से मिला। फिर आपने देखा कि दूसरा स्पेक्ट्रल लाइन जिसका वेव नंबर कम होता है, जो अभी आपने देखा है, वह आपको कहलाता है स्टोक्स लाइन। तो स्टोक्स लाइन कैसे ओरिजिनेटेड हुआ वो भी आपने समझा। फिर इससे ग्रेटर वाला जिसको कहते हैं एंटी स्टोक्स लाइन, वह कैसे एराइज होता है उस बात को भी आपने देखा। इन इलास्टिक कोलिजन से यह होता है। ठीक है, तो इस तरह से इस तीनों स्पेक्ट्रल लाइन के ओरिजिन को क्वांटम थ्योरी से आपने समझा, और ये बिल्कुल इजीली समझा जा सकता है। फ्रीक्वेंसी का चेंज कितना होता है ये भी आपने कैलकुलेट किया। तो देखिए, एक्चुअली अब स्पेक्ट्रम में 3 स्पेक्ट्रल लाइन है। एक है रेले लाइन जिसका वेव नंबर है न्यू बार। दूसरा है स्टोक्स लाइन जिसका फ्रीक्वेंसी आपने लिखा है न्यू बार प्राइम, एंड दैट इज इक्वल टू न्यू बार माइनस डेल्टा ई बाय एस सी। और तीसरा स्पेक्ट्रल लाइन है जिसको आप कहते हैं एंटी स्टोक्स लाइन, एंड वेव नंबर है उसका न्यू बार डबल प्राइम इक्वल टू न्यू बार प्लस डेल्टा ई बाय एच सी। ओके, तो रमन स्पेक्ट्रम का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन इससे हो जाता है। यहाँ एक खास बात आप देखिए कि अगर हम एंटी स्टोक्स लाइन और स्टोक्स लाइन का जो फ्रीक्वेंसीज है, अगर हम लोग उसका डिफरेंस फाइंड आउट करें पेरेंट लाइन से तो क्या मिलता है? ध्यान से देखो, न्यू बार प्राइम, दिस इज इन फैक्ट वेव नंबर ऑफ द स्टोक्स लाइन, और माइनस वेव नंबर ऑफ द पेरेंट लाइन, तो क्या मिला? माइनस डेल्टा ई बाय एच सी। और दूसरी तरफ अगर न्यू बार डबल प्राइम माइनस न्यू बार निकालें तो दिस विल बी डेल्टा ई प्लस एच सी। इसका मतलब ये जो फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस या वेव नंबर का डिफरेंस है, इसका मॉडुलस, दिस इज फिक्स्ड, दिस इज कांस्टेंट, दिस इज डेल्टा ई बाय एच सी। क्या बताता है? ये बताता है कि स्टोक्स लाइन और एंटी स्टोक्स लाइन रेले लाइन के अबाउट सिमेट्रिकली सिचुएटेड है। अगर स्टोक्स लाइन को तुम रेले लाइन के लेफ्ट साइड में मानते हो कि यह वेव नंबर स्केल पर डेल्टा ई बाय एच सी डिस्टेंस पर है, तो एग्जैक्टली वेव नंबर स्केल पर जो एंटी स्टोक्स लाइन है वह डेल्टा ई बाय एच सी डिस्टेंस पर ही है फ्रॉम द रेले लाइन, ये एंटी स्टोक्स। So we can say that the Stokes line and the anti-Stokes lines are symmetrically situated in two sides of the Rayleigh line. Okay? अब देखिए, अब एक फीचर जो रमन स्पेक्ट्रम का था कि हमारा जो एंटी स्टोक्स लाइन होता है, आप इस फिगर में भी देखिए, हमने इसको एक स्मॉलर लेंथ के लाइन से दिखाया, जबकि स्टोक्स लाइन को लॉन्गर लेंथ वाले लाइन से। एक्चुअली ये जो लाइन ऑफ लेंथ है वह इसके इंटेंसिटी के प्रोपोर्शन में लिखा हुआ है। तो ऑब्जर्वेशन बताता है कि स्टोक्स लाइन का इंटेंसिटी एंटी स्टोक्स लाइन के इंटेंसिटी से लार्जर होता है। नाउ बाय द क्वांटम थ्योरी यू कैन इजीली एक्सप्लेन why the intensity of anti-Stokes lines is smaller than the intensity of Stokes line। क्यों कम होता है इसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब ध्यान से सोचिए, स्टोक्स लाइन कब मिला? क्वांटम थ्योरी कहता है कि जब इंसिडेंट फोटोन का इन इलास्टिक कोलिजन होगा ग्राउंड स्टेट के मॉलिक्यूल के साथ, तब हमको स्टोक्स लाइन मिलता है। दूसरी तरफ एंटी स्टोक्स लाइन कब मिला था? बोलो,
जब इंसिडेंट फोटोन का इनएलास्टिक कोलिजन होता है वैसे मॉलिक्यूल के साथ जो मॉलिक्यूल ऑलरेडी एक्साइटेड स्टेट में है। अब आप जरा बताइए, मॉलिक्यूल का ग्राउंड स्टेट में रहने का प्रोबेबिलिटी और क्या बोलते हैं एक्साइटेड स्टेट में रहने का प्रोबेबिलिटी कौन अधिक होता है? डेफिनेटली यू हैव नोन, मैक्सवेलियन डिस्ट्रीब्यूशन बताता है कि n2/n1 ये बराबर होता है e⁻⁻² डिवाइडेड बाय e⁻⁻⁰ ये हम n2 अभी के टर्म में लिखा जाए तो ये जो हमारा E2 है दैट इज इनफैक्ट E⁻' और जो E' और जो E1 है वह है E'। अब ये एक्साइटेड स्टेट का एनर्जी E2 है, जो E2 बड़ा होता है किससे? E1 से। हमने प्राइम वाला नहीं E1 E2 लिखा है। तो निश्चित रूप से माइनस साइन के कारण ऊपर वाला फैक्टर जो है वह छोटा है। सो n2/n1 इज लेस देन 1 एंड देयरफॉर आप कह सकते हैं कि n2 इज लेस देन n1। इट मीन्स the probability of finding of molecule in excited state is much smaller than the probability of finding of molecule in ground state। ज़्यादा संभावना मॉलिक्यूल का कहाँ मिलने का है? ग्राउंड स्टेट में। एक्साइटेड स्टेट में बहुत ही कम नंबर मॉलिक्यूल का हो सकता है, वहाँ उसके मिलने का संभावना काफ़ी कम होता है। इसीलिए फोटोन का इंटरेक्शन जो मॉलिक्यूल एक्साइटेड स्टेट में है उसके साथ होने का प्रोबेबिलिटी कम होगा। और आप जानते हैं कि एंटी स्टोक्स लाइन तो मिलता है तब जबकि फोटोन का कोलिजन होता है एक्साइटेड स्टेट के मॉलिक्यूल के साथ, और एक्साइटेड स्टेट में मॉलिक्यूल के साथ कोलिजन का संभावना कम है। तो स्वाभाविक है कि उस इंटरेक्शन से जो स्पेक्ट्रल लाइन मिलेगा उसका इंटेंसिटी कम होगा। एंड दैट्स व्हाई वी से दैट according to quantum theory, intensity of the anti-Stokes lines must be smaller than the intensity of the Stokes line। और ये हमारा एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन भी है, एक्सपेरिमेंट भी ऐसा बताता है। इसलिए हमने लिखा है कि एंटी स्टोक्स लाइन इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू इंटरेक्शन ऑफ द मॉलिक्यूल इन द एक्साइटेड स्टेट with the photon, as number of molecules in excited state is very small compared to the number of molecule in ground state, so probability of this interaction is small and hence intensity of anti-Stokes lines is smaller than the Stokes line। हम उम्मीद करते हैं कि आपने इन बातों को क्लियरली समझ लिया होगा। तो आपने देखा कि क्वांटम थ्योरी से कितना आसानी से हम रमन इफेक्ट का करेक्ट एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं। अब इनफैक्ट आने वाले लेक्चर में हम लोग वाइब्रेशनल रमन स्पेक्ट्रम और रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रम को डिस्कस करेंगे।